आज के करंट अफेयर्स के अंक में मैं आप सभी को परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत सारे बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से एक एक तथ्य को समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे सामने जो है एयर इंडिया का एक जहाज है और बहुत सारे छात्र हैं, ये बहुत सारे लोग हैं ये जो कि इस जहाज में प्रतीक्षारत है। दरअसल आपको पता है जब रूस यूक्रेन युद्ध चालू हुआ, आपको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है और उस समय यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय फंसे हुए थे। तो भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ये याद रखना है, जहां तक संभवतः इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा ऑपरेशन गंगा से। तो ये जो आपका करंट अफेयर्स है, ये है ऑपरेशन गंगा से, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा क्या था? ऑपरेशन गंगा जो है आपका, ये स्टार्ट किया गया 26 फरवरी 2022। ठीक है, 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। तो ये ऑफिशियल डेट है इसको स्टार्ट करने के लिए। यूक्रेन संकट से जुड़ा हुआ है ये। और ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से जुड़े हुए जो देश हैं उन देशों में भेजने का काम किया था, जिसमें से 4 मंत्री कौन कौन से थे? एक तो जनरल वीके सिंह थे, जनरल वीके सिंह जो है ये पोलैंड गए थे, पोलैंड की बॉर्डर आप सभी लोग एक बार देखिए आवाज आ रही है क्या? चलिए, सही समय पर डिटेक्ट कर लिया। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अब ठीक है सारी चीजें। देखिए, ये जो पहला करंट अफेयर है आपका, पहला करंट अफेयर जुड़ा हुआ है ऑपरेशन गंगा से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन गंगा से। ध्यान रखिएगा, पहला करंट अफेयर आपका जुड़ा हुआ ऑपरेशन गंगा से। और ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन में जो भारतीय हमारे थे उन भारतीयों को लेकर के था ये आपका। ठीक है, बहुत सारे भारतीय नागरिक रूस और यूक्रेन में फंसे हुए थे और ये यूक्रेन के लिए था। वैसे देखा जाए तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के, जब रूस यूक्रेन संकट चालू हुआ, अभी भी वो संकट जारी है, तो उसके लिए 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? एक ऑपरेशन चालू किया गया विदेश मंत्रालय के सहयोग से और भारतीय छात्र और भारतीय लोगों को बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को भेजा था। 4 मंत्री कौन कौन से थे? एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया भेजा गया था, रोमानिया की बॉर्डर पे थे वहां से जो है चारों देशों में एयर इंडिया के द्वारा पूरा का पूरा काम किया गया। जनरल वीके सिंह पोलैंड में थे, किरण रिजिजू स्लोवाकिया में थे और साथ में जो आपके हरदीप पुरी थे वो हंगरी में थे। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ऑपरेशन गंगा से क्वेश्चन कई बार अभी पूछा जा चुका है। ऑपरेशन गंगा से आप लोगों को याद कर लेना है, ऑपरेशन गंगा से प्रश्न पूछा जाएगा हर हालत में। तो ऑपरेशन गंगा
26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों और भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा था। ठीक है, स्पष्ट है ये वाला करंट अफेयर सभी को, ये स्पष्ट है करंट अफेयर्स। 4 मंत्री कौन कौन से थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया, बीके सिंह पोलैंड, किरण रिजिजू आपके थे स्लोवाकिया में, और हंगरी जो आपका कंट्री है, हंगरी में हरदीप पुरी थे। कौन थे? हंगरी में हरदीप पुरी। ठीक है, अब ठीक है सारी चीजें। अभी आवाज आ रही है मेरे को आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है? देखिए अभी थोड़ा सा माइक में कुछ समस्या आ गई थी जिस कारण से आवाज नहीं है। अब तो सब कुछ ठीक है, अब क्लास कर रहे हैं हम लोग, अब सुन पा रहे होंगे भाई। थोड़ा सा हो सकता है वॉइस आपको कम आ रही हो, ऐसा कुछ इशू होता है तो आप लोग वॉल्यूम अप कर लीजिए अपनी, या आपके पास ईयर प्लग हो उसका यूज कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अभी हम इसी आवाज़ के साथ मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा तेज बोलूँ ताकि आप तक आवाज़ आ जाए। माइक में कुछ समस्या है, वो मैं बाद में आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा। हाँ, ठीक है ठीक है, चलो पहला ये ऑपरेशन गंगा आपका क्लियर हो गया। 26 फरवरी 2022 को हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। और ये जो है 4 मंत्री जो थे, किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप पुरी हंगरी, वीके सिंह पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आप देखिए कुछ, ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों में भारतीय वापस लौट रहे हैं यूक्रेन से, तो उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ तथ्यात्मक चीजें बताने जा रहा हूँ, कुछ डेट बताने जा रहा हूँ, कुछ तिथियां बताने जा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखिए आपको पता होगा कि चीन के साथ पिछले पिछले 1-2 वर्षों से हमारे संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि चीन जो है, जो लद्दाख क्षेत्र में गलवान वैली है, गलवान वैली में लगातार भारत और चीन के बीच में झड़प हुई है। तो थोड़ा सा एक डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आप देखिए, ये आप पा रहे हैं, ये गलवान नदी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गलवान नदी है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये गलवान नदी है, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये गलवान नदी है आपकी, यहाँ पे ये है गलवान नदी। ठीक है, तो गलवान वैली में हिंसक झड़प हुई है आपकी। यहाँ पे आईटीबीपी का जो है, देखिए 1 मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। एक तो ये आपकी श्योक नदी है, ये वाली आप देख पा रहे हैं, श्योक नदी है, सिंधु की सहायक है। श्योक नदी, श्योक नदी आपकी सिंधु की सहायक है। इसी की सहायक नदी है गलवान नदी, इसी की सहायक है। गलवान यहाँ पे है आपकी, ये है गलवान, गलवान नदी। तो यहीं पर गलवान वैली पर ही 15 जून की डेट याद रखिएगा, 15 से 16 जून ये घटना घटी थी आपकी। 15 से 16 जून 2020 की घटना है, कोविड के टाइम पीरियड पे जब कोरोना चल रहा था, उसी दौरान 15 से 16 जून 2020 को गलवान घाटी पर एक बड़ी झड़प हुई, जिसमें भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए और यहां पर बहुत सारे सैनिक भारत के भी जो है शहीद हुए और चीन के भी काफी सारे सैनिक शहीद हुए थे। इसमें चीन ने वैसे उसका डेटा दिया नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि लगभग 20 से 22 सैनिक चीन के और भारतीय सैनिक भी इसी संख्या में जो है यहाँ पर शहीद हुए थे। तो ये आपको एक डेट याद रखिएगा, गलवान वैली की जो आपकी घटना हुई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरी घटना आपकी है, यहाँ पर देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एयर स्ट्राइक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी आपकी। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुई थी? ध्यान रखना है, 26 फरवरी की डेट भूलना नहीं आपको। 26 फरवरी 2019 को भारतीय एयरफोर्स के द्वारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई थी। और ये एयर स्ट्राइक कहां की गई थी? जो पीओके वाला क्षेत्र है, बालाकोट में। ये डेट याद कर लीजिए आप लोग, डेट लिख लीजिए, डेट पूछी जाएंगी आप सभी से। ठीक है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी आपको। क्यों एयर स्ट्राइक करनी पड़ी? क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक में हमारे देश के जो सीआरपीएफ के जवान थे, सीआरपीएफ के काफिले में एक हमला हुआ, लगभग 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर के एक गाड़ी जो है फिदायीन हमला हुआ और उसमें हमारे बहुत सारे जवान जो है शहीद हो गए। तो 14 फरवरी 2019 को यह हमला हुआ था।
14 फरवरी 2019 को ये हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और 14 फरवरी 2019 को जब ये हमला हुआ हमारे देश के सीआरपीएफ के काफिले में, तो उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक एयर स्ट्राइक की गई और एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को हुई थी। ये दोनों डेटे याद रखिएगा, 14 फरवरी और 26 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी और 26 फरवरी। और आपको पता है कि जो अभिनंदन वर्धमान थे वो इस एयर स्ट्राइक के दौरान ही पाकिस्तान में उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो जाकर के पाकिस्तान सेना द्वारा पकड़ लिए गए। फिर भारत सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय दबाव बनाया गया, जिसके बाद जो है अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान को तुरंत छोड़ना पड़ा। 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी के लिए जो है ये डेटे जरूरी हैं, इन डेटों से क्वेश्चन पूछ सकता है। एयर स्ट्राइक हुई थी 26 फरवरी 2019 को। इसके बाद ये पुलवामा अटैक की घटना आपकी 24 फरवरी 2019 की घटना थी। इसके बाद अगला जो आप देख पा रहे हो ये आपकी जो है सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना के द्वारा की गई थी जब उरी में हमला हुआ था। उरी में, पठानकोट में यहाँ पे हमला हुआ था। उरी हमला जब हुआ, उरी अटैक आपका हुआ था, तो उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक जो है भारतीय थल सेना के द्वारा की गई थी और ये थल सेना के द्वारा कब की गई थी? 29 सितंबर 2016। ये डेट भी आपको याद रखना है, 2016। ये आपकी क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक की डेट आपको याद रखना है। एयर स्ट्राइक की डेट है 26 फरवरी। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय थल सेना के द्वारा 29 फरवरी। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। 29 फरवरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके पहले आपको पता होगा कि पठानकोट में हमला हुआ था। पठानकोट में हमला किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। भारतीय सैनिक इसमें काफी सारे शहीद हुए थे। तो पठानकोट हमला जो आपका हुआ था वो 2 जनवरी 2016 को हुआ था, 2 जनवरी 2016 को। उसके बाद उरी अटैक आपका हुआ। उरी अटैक के बाद ही आपका सर्जिकल स्ट्राइक की गई 29 सितंबर 2016 की घटना है ये। लेकिन तब भी देखो, मैं चाहता हूं कि कुछ पर्टिकुलर डेट आपको याद रहे जो कि आतंकी हमले हुए हैं। और ये हमले अपने आप में जो है भारत के लिए, पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि आज किस कंडीशन में वो देश पहुंच गया, लेकिन भारत के लिए उसने हमेशा एक नासूर बो करके रखा। तो 2 जनवरी 2016 को ये पठानकोट हमला हुआ था, पठानकोट हमला, ठीक है। इसके बाद अगला ये वाला तो आप लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये तस्वीर बड़ी फेमस है, आपको पता है ये मुंबई हमला हुआ था 26/11 को, 26/11/2008 को, ठीक है। ये अपने आप में बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। और भारत के जो बड़े बड़े होटल्स थे, 5 स्टार होटल्स, चाहे वो नरीमन हाउस हो, ताज हो, उस पे आतंकवादी जो है 10 आतंकवादी ने पूरे मुंबई शहर को हिला के रख दिया था। और ये कराची से जो है आए थे और ये अरब सागर के माध्यम से पहुंचे थे यहाँ पर। तो मुंबई हमला की डेट सबको याद रहती है, 26 नवंबर 2008। हर भारतीय इसको याद रखता है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं एक ये हमला, ये बहुत पुराना हमला है, जब एयरलाइंस 814 इसका ये प्लेन जो है, इंडियन एयरलाइन का ये प्लेन जो है आपका नेपाल से, नेपाल की राजधानी काठमांडू से क्या किया गया था? हाईजैक किया गया था और फिर बाद में इसको जाकर के कंधार ले गए थे। तो ये घटना बहुत पुरानी है, 1999 की घटना है आपकी, ठीक है। 1999 की घटना है। काठमांडू में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है त्रिभुवन हवाई अड्डा, वहां से इसको हाईजैक किया गया था। और हाईजैक करने के बाद फिर बहुत सारी शर्तें रखी गई थी भारत सरकार की समक्ष, और पूरा फिल्मी स्टाइल में पूरा का पूरा कंधार का जो है प्रकरण हुआ था आपका। तो एयरलाइन 814 ये 1999 की घटना है। चलिए, ये तो आपका रफली 2-3-4 जो है पॉइंट आपको बताने थे, डेटें आपको लिखवानी थी। मुझे लगता है कि आप संभवतः सारी डेटों के बारे में जान गए होंगे। अब अगला लिख लीजिए, अभी एक सूचकांक आया है जिसका नाम है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जून 2022 का है। वैसे रिपोर्ट आई है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये सूचकांक आपको रखना है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करने वाली संस्था है फसाई। फसाई जो है, जो गुणवत्ता मानक को लेकर के सर्टिफिकेशन करती है, इसके द्वारा जारी किया गया है जून 2022 में। इसमें पहले नंबर पे आया है तमिलनाडु।
बड़े राज्यों में दो कैटेगरी है, बड़े स्टेट और छोटे स्टेट। तो बड़े स्टेट में नंबर 1 में है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, और छोटे में नंबर 1 है आपका गोवा। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22, ठीक है, 2021-22 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 फसाई के द्वारा जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा, फसाई के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और इसमें पहले नंबर पे आपका तमिलनाडु है, छोटे नंबर पे आपका गोवा है, और सबसे लास्ट में हमारा बिहार है, ठीक है। बिहार की स्थिति हर क्षेत्र में जो है इस समय जो है कहीं ना कहीं पे बहुत सोचनीय है, और वहाँ की सरकारों के सोचना चाहिए कि इन सब चीज़ों पे काम करें। बिहार के लोग जिस तरीके से दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं, वो ये सब यही कारक मिल करके उनको जो है पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं, और वो आत्मसम्मान और गरिमा युक्त जीवन जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है वो नहीं पा पाते हैं। गरिमा युक्त जीवन कैसे स्टैब्लिश होता है? जब आपका आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं पे इसमें सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये आपका, इसमें बड़े नंबर पे आपका तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे गोवा है। एक और आपकी रिपोर्ट है, ये खाद्य सुरक्षा हो गया। एक और रिपोर्ट है आपकी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक, जलवायु सूचकांक। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग कब जारी किया इसने? अप्रैल 2022 में जारी किया। ये रिपोर्ट अप्रैल 2022 की रिपोर्ट है आपकी। और इसमें बड़े राज्यों में गुजरात नंबर 1 पर है, बड़े राज्यों में गुजरात है, और छोटे राज्यों में नंबर 1 है आपका, ये ध्यान रखिएगा, 2 कैटेगरी है इसमें, छोटे नंबर पे इसमें भी गोवा है, ठीक है, छोटे राज्यों में गोवा है। तो बड़े राज्यों में गुजरात नंबर 1, छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1, ठीक है। और बिहार की बात करें तो बिहार इसमें सबसे लास्ट में 15वें नंबर पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक आपका है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बड़े राज्यों में गुजरात है, छोटे राज्यों में गोवा है। नंबर 1 की बात कर रहे हैं, नंबर 1, ठीक है। तो ये आपके 2 सूचकांक हैं जो कि राज्य स्तर के थे, इंपॉर्टेंट थे। अब देखो इसके बाद में कुछ आपको पर्टिकुलर कुछ सूचकांक और बताता हूं जो कि 2022 के सूचकांक हैं आपके, ठीक है। कुछ प्रमुख सूचकांक जो आपको जानने चाहिए, आपके एग्जाम में आएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। देखो कल भी मैंने आपको पिछले सेशन में भी, पिछले वीडियो में भी करंट अफेयर्स के काफी सारे सूचकांक बताए थे, जिसमें भारत का क्या स्थान है और विश्व के अन्य देशों का क्या स्थान है। तो आपको क्या करना है, ये सूचकांक सारे के सारे याद करने हैं। जितने मैं लिस्ट बनवाता जा रहा हूं, मैंने कल बोला था कि आप सूचकांक की एक अलग लिस्ट बना लीजिएगा। आप लोग एक बार मुझे कमेंट में बताइए कल के सूचकांक आपने याद किए हैं, आपने एक लिस्ट बनाई है, उसमें बहुत सारे सूचकांक मैंने आपको बताए थे जो 2023 के थे, 2022 के थे। सूचकांकों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सूचकांकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूचकांकों को आपको याद जरूर करना है। जितने सूचकांक मैं आपको बताऊं उन सारे सूचकांकों को आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, यहां पे पहला सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है। ये 2022 का है, अभी इसका 23 वाला संस्करण नहीं आया है, 2022 का मेरे पास लेटेस्ट है। इसको निकालता कौन है? बौद्धिक संपदा एक संगठन है जिसका नाम है बौद्धिक संपदा संगठन, विपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के जो संगठन है आपका, उसके द्वारा ये पूरा निकाला जाता है। बौद्धिक संपदा की संस्था के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक निकाला जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक मतलब इनोवेशन में कौन सी कंट्री नंबर 1 है, भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। भारत की बात करें तो भारत का स्थान 40वां है। कौन सा स्थान है? भारत की रैंक है 40, हमारा देश है 40वें नंबर पे। ध्यान रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक सबको याद रख लेना है, रट लेना है, आएगा। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ठीक है। जर्मन की एक संस्था है जो है वेल्थुर हिल्प
करके है, उसके द्वारा ये निकाला जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये 2022 का है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसमें नंबर 1 कंट्री जो आपकी है जहां पे एक भी भूखमरी नहीं है वो है बेलारूस। बेलारूस आज देखिए ये भी जो है एक तरीके से रूस के साथ देखा जाए तो जुड़ करके यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। तो इस संस्था के तहत जो है नंबर 1 जो है आपका जहां पे भूखमरी नहीं है वो है बेलारूस। भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति 107वीं है। ये 2022 की रिपोर्ट है, भारत की रैंक है 107वीं। भारत जो है 107वीं रैंक का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका इंडेक्स, इस इंडेक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, लिस्ट बनाना है सभी को और याद करना है, सारे रटने हैं। कोई ये मुझे बहाना नहीं चाहिए कि आपको समय नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला, है सब बहाने हैं। बहानों से काम नहीं बनेगा, याद करने से काम बनेगा। जितना याद करोगे सब याद हो जाएगा, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में बेलारूस, भारत 107वें नंबर पे, ठीक है। इसके बाद एक इंडेक्स है वैश्विक पेंशन सूचकांक। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 ये जारी करने वाली संस्था है आपकी मर्सर सीएफए संस्था। एक मर्सर सीएफए संस्था है, उसके तहत ये सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 है आपका आइसलैंड। नंबर 1 है आपका आइसलैंड। और इसके बाद भारत की रैंक है 41वीं रैंक। 41वां स्थान है हमारी देश का, भारत का, ठीक है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 ये भी याद कर लो। देखो 3 सूचकांक बता दिए। नवाचार सूचकांक में भारत की 40वीं रैंक है, नंबर 1 में स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107वीं है, बहुत बुरी हालत है। बेलारूस नंबर 1 पे है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में आइसलैंड जो है आपका वो नंबर 1 है, भारत की 41वीं रैंक है। कितनी है? 41वीं रैंक, ठीक है। इसके बाद 1-2 सूचकांक और देख लो। एक है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक, ठीक है। ग्लोबल, अब आपको पता है इस समय बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2022। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2022 ये जो है एक संस्था है आपकी ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म, उसके द्वारा जो है इसको जो है जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 में वियतनाम है, नंबर 1 में वियतनाम है और भारत जो है 4थे नंबर पे है। भारत आपका 4th नंबर पे है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2022, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2022 ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म के द्वारा जारी किया जाता है। वियतनाम नंबर 1 पे है और भारत 4थे नंबर पे है, ठीक है। और एक और है आपका अंतिम सूचकांक है आज के लिए, बाकी फिर कल लिस्ट आगे बनवाऊंगा। देखो सूचकांकों की लिस्ट बनवा रहा हूं, सारे रट लेना। अगला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये 2021 का डेटा है, इसका 2021 का है। ये जरूर या ईयर जरूर लिख लेना ताकि वहां पे कंफ्यूज नहीं हो। इनके लेटेस्ट जो है वही बता रहा हूं। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में नंबर 1 में डेनमार्क है, डेनमार्क, ठीक है। और भारत की रैंक है 59, भारत का स्थान है 59वां। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब देखिए पहला है आपका, ये है वैश्विक नवाचार सूचकांक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, स्विट्जरलैंड और भारत 40वें नंबर पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेलारूस नंबर 1, भारत 107वें नंबर पे। वैश्विक पेंशन सूचकांक नंबर 1 आपका आइसलैंड, भारत का 41वां स्थान। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक वियतनाम नंबर 1, भारत 4थे नंबर पे। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इसमें डेनमार्क नंबर 1 और भारत का 59वां स्थान, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रमुख सूचकांक है जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए ये तो हो गई एक बात।
सूचकांकों की लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये पूरी लिस्ट आप रटना है आपको। अब आगे चलते कोविड-19 की भी कल मैंने आपको अलग से एक पेज बनवाया था और मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 से जुड़ा हुआ मैं अब आपको धीरे धीरे कुछ फैक्ट बताता हुआ चलूंगा। मैं एक साथ नहीं बता रहा हूँ, एक साथ में आप याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कल मैंने काफी सारे तथ्य बताए थे, लिस्ट बनाई थी कि नहीं बनाई थी। आप में से बहुत सारे लोग जो नहीं रहे कल के सेशन में, कल का सेशन जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने कुछ सूचकांक भी बताए थे और वहां पे मैंने जो है आपका ये बहुत सारे जो है आपके कोविड-19 संक्रमण को लेकर के भी बहुत सारे तथ्य लिखवाए थे। देखिए, तो कल वाले तथ्य, कल कहां से ओरिजिन हुआ, कैसे हुआ, कौन पहला देश का कौन सा राज्य था जिसने लॉकडाउन लगाया, भारत ने कब लॉकडाउन लगाया, ऐसे बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चंस थे। आज भी इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो ध्यान रखना है हमें। एक तो कोविड-19 से संक्रमित होने वाले विश्व के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले विश्व के पहले प्रधानमंत्री जो थे आपके, वो थे बोरिस जॉनसन। बोरिस, इनके बारे में बाद में कहते हैं कि ये इनके ऊपर FIR भी हुई, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये उस समय जब कोविड चल रहा था और उस समय इनके द्वारा पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, पूरे देश में लोग मर रहे थे और ये पार्टी का आनंद ले रहे थे। तो बोरिस जॉनसन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो कि कोविड से संक्रमित हुए थे। विश्व के पहले प्रधानमंत्री हैं ये जो कोविड-19 संक्रमण से रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कोविड-19 के लिए एक संयुग्म टीका विकसित करने वाला देश कौन सा था? तो कोविड-19 के लिए पहला टीका विकसित करने वाला देश था क्यूबा। क्यूबा, ये भी ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पहला संयुग्म टीका बनाने वाला देश कौन सा था? क्यूबा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक जो है एक योजना चलाई थी कोविड-19 के दौरान जिसका नाम है कोवैक्स योजना। कोवैक्स योजना, एक योजना चलाई गई थी कोवैक्स योजना। कोवैक्स योजना ये किसने चलाई है? यूएन ने। इस योजना के तहत विश्व के जो देश हैं जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, भुखमरी बहुत ज्यादा है और उन देशों पे वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला विश्व का पहला देश था घाना। घाना, भारत सरकार के द्वारा भेजी गई थी वैक्सीन, यहाँ पे आपको पता होगा। तो यूएन कोवैक्स योजना के तहत विश्व का पहला देश कौन था जिसको वैक्सीन दी गई? वो था घाना। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसके बाद एक और है इंपॉर्टेंट, चूंकि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से भारत में किया गया है, तो 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव बना था वेयान। भारत का पहला गांव जहां पे 100% टीकाकरण हुआ। भारत का पहला गांव जहां 100% टीकाकरण हुआ, उस गांव का नाम है वेयान। वेयान कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का एक गांव है वेयान, वहां पे 100% टीकाकरण प्राप्त किया गया था, ठीक है, गांव है ये। अच्छा, 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन था? तो भारत का पहला शहर बना था भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर। भारत का पहला शहर था भुवनेश्वर, पहला गांव था वेयान, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अच्छा, 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था आपका जिसने 100% टीका? पहली यूनियन टेरिटरी कौन थी? तो ये थी अंडमान एंड निकोबार। ये लिखते जाओ आप साथ साथ। भारत का पहला गांव जहां 100% टीकाकरण हुआ कोविड-19 के खिलाफ, वो था आपका बेयान, जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला शहर भुवनेश्वर। भारत का 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना, ये आपको याद रखना है। और 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश, जहां पे 100% टीकाकरण हुआ, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, ये कोविड को लेकर के कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और बताइए कोई दिक्कत हो इससे, कोई समस्या हो? 100% टीकाकरण वाले 4 डेटा है। पहला गांव बेयान है, शहर भुवनेश्वर है, यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे कोविड को लेकर के, ठीक है। कोविड को लेकर आज
इतना ही रखेंगे और आज के करंट अफेयर्स के सत्र में भी इतनी ही जानकारी। अब इतना जितना बता दिया इतना रट जाओ। देखो अभी तक बहुत कुछ करा दिया मैंने, अब ये रटना चालू कर दो, इसका रिवीजन चालू कर दो। आप घबराओ मत, जो मैं पढ़ा रहा हूं यहीं से सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, रटना है, अब इन चीजों को याद कर लेना, अपने जहन में बैठा लेना है। ये बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये एक एक चीज आपको रट जानी चाहिए, बिना रटे बात नहीं बनेगी। आपको ध्यान रखना है, सभी को रटना है एक एक चीज। सब लोग पढ़ रहे हो ना करंट अफेयर्स में? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? अब आपको चीजें समझ में आ रही है ना? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। देखो मैं बहुत सिलेक्टेड हो करके पढ़ा रहा हूँ, भटक नहीं रहा हूँ, चीजें उतनी पढ़ा रहा हूँ जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है। बहुत सेलेक्टिव तैयारी आप लोगों की चल रही है। अब बस याद कर लो, इतने सेशन आपके हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बहुत सारी मैं करवा चुका, 100 से ज़्यादा टॉपिक आपके हो चुके हैं करंट अफेयर्स के, ध्यान रखिएगा इस बात को। 100 टॉपिक तक करा दिए मैंने। अब जो नए बच्चे हैं पुराने टॉपिक भी कर लो, बहुत सिलेक्टिव है, एग्जाम हॉल पे देखने को मिलेंगे ये करंट अफेयर्स। एक बार करके तो देखो आप। सब कुछ क्लियर है ना? चलो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जो लोग पहली बार करंट अफेयर्स के सेशन कर रहे हैं, आप लोग रेगुलर पूरी एक प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स की, इसको प्लेलिस्ट को फॉलो करो। ये लगातार आपकी करंट अफेयर्स चलेगी, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिमाग में बैठा लीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सारी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक बार आजमा के देखिए, ठीक है।